हाय एवरीवन, वेलकम टू एसटीडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आपका हिंदी का पैराग्राफ। ठीक है, गद्य और पद्य देखेंगे क्योंकि ये आता है आपका 15 नंबर का। वो काफी स्कोर भी ये क्रिएट कर देता है, क्योंकि काफी ये स्कोर आपको दे जाता है। जैसे कि आप सभी को पता होगा, जिन लोगों ने हिंदी ली है, सेकंड में आपने संस्कृत ले रखी होगी। ठीक है, तो संस्कृत में भी आपके 2 पैराग्राफ आते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने इंग्लिश ली होगी, तो इंग्लिश में भी 2 पैराग्राफ आते हैं, हिंदी में आपके 2 पैराग्राफ आते हैं। यानी आपको जो सॉल्व करने रहते हैं, 4 पैराग्राफ सॉल्व करने रहते हैं, और ये बनते हैं 30 नंबर के। तो 30 आप 30 ला सकते हैं, अच्छे से ला सकते हो। यहीं पे आपको टाइम भी बचाना रहता है, यहीं से आपका टाइम भी बचता है। ठीक है, तो मैंने कैसे सॉल्व किया था अपना जो सीटेट के दौरान, मैं आपको बताने वाली हूँ। मेरे आए थे 15 में 15 नंबर। कैसे आए थे, मैंने कैसे पैराग्राफ को सॉल्व किया था, वो मैं सारा सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देने वाली हूँ। तो ये वीडियो आपको काफी हेल्प करेगी। ठीक है, यहाँ से आपका काफी टाइम मैनेज भी अच्छे से हो जाएगा, और आपको काफी यहाँ 15 में 15 आप भी ला सकते हैं। तो इसे लास्ट तक देखिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा। बाकी अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सीटेट से रिलेटेड सारी वीडियोस मिलती हैं जो कि आपके एनसीईआरटी पे आधारित होती हैं। बाकी टीचिंग से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो आपको यहाँ से प्रोवाइड की जाती है, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो स्टार्ट देखते हैं फ्रेंड्स, जो आपका पैराग्राफ है। ठीक है, जो आपका पैराग्राफ है, पैराग्राफ सॉल्व करने में समय बचता है। अगर आपने पैराग्राफ अच्छे से सॉल्व किया तो यहीं से आपका समय भी बचता है। जैसा कि सभी को पता होगा कि सीटेट में, जो आपका सीटेट एग्जाम है, इसमें समय बचाना ही बहुत बड़ी बात है। जिसने टाइम मैनेज करना सीख लिया वो सीटेट क्लियर कर लेगा, क्योंकि हर दूसरे अभ्यर्थी की यही प्रॉब्लम है कि समय नहीं बच पाया। समय में लास्ट में ये क्या होता है कि वो जल्दी जल्दी जो भी समझ आया ऑप्शन टिक करके पेपर जमा कर देते हैं, या फिर कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी होते हैं जिनका छूट भी जाता है। ठीक है, क्योंकि टाइम वहां मैनेज करना बहुत बड़ी बात होती है। 2.5 घंटे का पेपर होता है, और क्वेश्चन आपको मिलते हैं 8-8 9-9 लाइन के। उसमें से आपको ऑप्शन भी देखना होता है, क्वेश्चन को समझना भी होता है, तो उसमें आपको काफी मैनेज करना पड़ता है जो आपका समय है। ठीक है, तो आपका जो समय है वो आप क्वेश्चन से तो बचा नहीं सकते, क्योंकि क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो आपका पैराग्राफ है, पैराग्राफ से आप समय को बचा सकते हैं। यही आपको क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो जाएगी, थोड़ा सा और समय मिल जाएगा। तो देखते हैं, काफी टीचर ये बोलते हैं कि जो पैराग्राफ है उसको पहले अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, काफी आप लोगों ने देखा होगा, सुना भी होगा, काफी स्टूडेंट टीचर यही कहते हैं कि पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लो। लेकिन मेरा मानना ये है कि आपको पैराग्राफ आप चाहे जितनी बार अच्छे से पढ़ लें, अगर आपने क्वेश्चन को देखा, चलो पहला क्वेश्चन आप हल कर लो जाओगे, क्योंकि पैराग्राफ पढ़ने से इतना कॉमन सेंस आ जाता है कि क्वेश्चन जो पैराग्राफ है एटलीस्ट वो किस बारे में कह रहा है, किस बारे में इसमें बात की जा रही है। तो पहला क्वेश्चन आप हल कर लोगे, दूसरे क्वेश्चन पे जाओगे आपको फिर से पैराग्राफ देखना पड़ेगा। तो आप पहले पैराग्राफ आपने पढ़ा, पैराग्राफ अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तब भी आपके 5 मिनट कहीं नहीं जाएंगे, 5 मिनट 100% चले जाएंगे। ठीक है, और फिर अगर आपने सरसरी निगाहों में पढ़ा तब भी आपके 2 से 3 मिनट जाएंगे। तो 2 से 3 मिनट वो आपके, फिर आप क्वेश्चन देखोगे, फिर पैराग्राफ देखोगे, तो ये 2-2 मिनट जो हर बार जा रहे होंगे, तो ये कम से कम आपके, मान लीजिए मिनिमम आप 10 से 12 मिनट मान लीजिए, तो 10 से 12 मिनट आपके बच जाएंगे अगर आपने पहले पैराग्राफ नहीं पढ़ा तो। ठीक है, तो जैसे मैंने सॉल्व किया था, मैं यही आप लोगों से कहूंगी, रिक्वेस्ट भी करूंगी कि आप लोग ऐसे ही पैराग्राफ को सॉल्व करिएगा। आपके 15 में 15 आएंगे भी, और प्लस आपका समय भी बच जाएगा। ठीक है, और मैं एक बात कहती हूँ, जो पैराग्राफ को सॉल्व करिएगा तो उसमें अपना प्रेजेंट ऑफ माइंड बिल्कुल भी मत लगाइएगा। आप पैराग्राफ को सॉल्व करते समय ये समझिए कि आपको कुछ नहीं आता है। ठीक है, उसमें जो भी कह रहा है, अगर उसमें दिन को रात कह रहा है तो रात कह रहा है, आप मान लीजिए, और जो उसमें ऑप्शन है वही टिक करके आगे बढ़ जाइए। उसमें अपना प्रेजेंट ऑफ माइंड अगर आपने लगाया तो 100% आपका नंबर एक गलत हो जाएगा, फिर उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो पैराग्राफ को जब भी सॉल्व करिए उसमें अपना प्रेजेंट ऑफ माइंड मत लगाइए, जो पैराग्राफ कह रहा है, जो क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को देखिए, पैराग्राफ के अकाउंट अराउंड जो भी क्वेश्चन सही लग रहा है, जो भी उसमें सही बताया जा रहा है, आप वही टिक करिए और आगे बढ़ जाइए। आपको 100% नंबर मिलेंगे, 15 में 15 आप ला सकते हो, क्योंकि मेरे आ गए थे। मैं वैसे ही डिस्कस करूंगी, आपके भी आ जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इतना मैंने इसलिए आपको बताया कि पहले आपको समझ आ जाए कि पैराग्राफ को हमको कैसे हल करना है। अब स्टार्ट करते हैं जो आपका पैराग्राफ है। तो जो पैराग्राफ है आपका, पहले चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, कोयल और कौवे में अंतर का आधार है। बात की जा रही है कौवे और कोयल की, और जो उसका अंतर का आधार है, ऑप्शन जो दिए गए हैं, आपका रंग है, वाणी है, व्यवहार है और कर्म है। ऑप्शन देख लिया आपने। अब चलते हैं पैराग्राफ पे।
तो यहाँ पे कहा गया कोयल अपनी वाणी मतलब मीठी वाणी से सबका मन हर लेती है, जबकि कौवे जो है काव काव के किसी को भी अच्छे नहीं लगते। यानी इसमें बात की जा रही है मीठी वाणी की, जो वाणी है इसमें बात की जा रही है वाणी की बात की जा रही है, क्योंकि कौवा भी मतलब जो कोयल है अपनी मीठी वाणी से अपने सबके मन को हर लेती है, और कौवा जो है वो काव काव से किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसमें आपका जो वाणी हुआ इसको आप टैग मतलब इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, या फिर आप इस पे आके फटाक से टिक करिए, 1 नंबर आपका सही हो गया। अब आप आगे बढ़ सकते हैं। वहीं पे अगर आपने पैराग्राफ पढ़ा, एक एक लाइन डैश 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 ऐसे ऐसे पढ़ते जाओगे, फिर आप जब यहाँ पे आओगे, ठीक है, तो चलो पहला आप अगर मतलब बहुत अच्छे से आपने पैराग्राफ को पढ़ लिया तो आप पहला क्वेश्चन हल कर लोगे, लेकिन जब आप दूसरे क्वेश्चन पे चलोगे तब फिर भी आपको फिर से पैराग्राफ देखना पड़ सकता है। ये रहा दूसरा पैराग्राफ का क्वेश्चन। इसमें कहा गया है सभी कार्य मीठी वाणी से हो जाते हैं। अब मीठी वाणी से क्या हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, या फिर असफल है, फिर प्रभावहीन, या फिर अनमोल है। तो इसमें कहा गया है सभी कार्य मीठी वाणी से सफल हो जाते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मीठी वाणी से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं, मतलब क्वेश्चन को पढ़िए और जो उसमें टैग वर्ड है, मतलब यहाँ पे लिखा गया मतलब मीठी वाणी से सभी कार्य मीठी वाणी से हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अब इसमें बात यही की जा रही है मीठी वाणी से। तो यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है मीठी वाणी से कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तो सिद्ध का मतलब भी होता है सफल होता है, तो यहाँ पे सिद्ध लिखा हुआ है, लेकिन आपके जो पैराग्राफ में है वहां पे लिखा गया है सफल, तो आप सफल को टिक करिए, आगे बढ़ जाइए। आपका 2 नंबर पक्के हो गए। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन ये रहा, यहाँ पे कहा गया है मधुर बोलने वाले में समाज में बढ़ती है, जो मधुर बोलते हैं उनकी समाज में बढ़ती है। अब क्या बढ़ती है, इस ऑप्शन देखते हैं। पहले दुर्भावना, भय, सद्भावना, या फिर अनेकता। तो यहाँ पे कही गई है मधुर बोली, बात की गई, इसको आप उठाइए मधुर बोली। अब पैराग्राफ में आप देख सकते हैं कि मधुर बोली कहाँ पे कहा गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा गया मधुर भाषी समाज में सद्भावना मतलब सद्भावना का प्रसार करता है। तो ये आपने यहाँ पे देखा क्या है, प्रसार करता है, तो मतलब सद्भावना क्वेश्चन में मतलब क्वेश्चन के ऑप्शन में भी आपको दिया गया है, तो आप सद्भावना को टिक करिए, आपके 3 नंबर पक्के हो गए। समय भी आपका बचा और आपके क्वेश्चन भी अच्छे से डील हो गए। ठीक है, तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, अगला देखते हैं। इसमें कहा गया है रहीम ने कड़वे वचन बोलने वाले को क्या सजा देने की मतलब सलाह दी है, जो आपके रहीम है। तो इसमें आप रहीम की बात नीचे ही कही गई है, ठीक है। अब ऑप्शन भी आप देख सकते हैं, जो क्वेश्चन नंबर है आपका 4, या फिर क्वेश्चन नंबर है आपका ये कौन सा है, एक सेकंड नीचे ही देख लेते, क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 मतलब 105 है। तो इसमें कहा गया रहीम ने कड़वे वचन बोलने वाले को क्या सजा देने की सलाह दी है। ठीक है, तो इसमें कहा गया पहला ऑप्शन है खीरे की तरह सिर काट कर नमक लगाना, या फिर होगा मुख काट कर खीरा बनाना, या प्यार से समझाना, या फिर होगा कड़वी वाणी का विष पिलाना। तो इसमें रहीम की बात कही गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रहीम का लिखा गया है। ठीक है, तो जो टैग वर्ड आप उठाएंगे वहां से उसी के आगे या पीछे आपको उसका आंसर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे रहीम ने कहा, लेकिन देखिए यहाँ पे कटु भाषा का प्रयोग काम को बिगाड़ देता है, जबकि वहीं मतलब जहां मधुर वाणी अमृत है वहां कटुवाणी, तो यहाँ पे बात नहीं कही गई, उसको आप आगे पीछे देख सकते हैं थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे लिखा गया ऐसे व्यक्ति के लिए कहा गया है खीरे का मुख काट करके मलियन नॉन लगाए, मतलब खीरे का मुख काट करके उस पर नमक लगाने की बात कही गई। तो यानी इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि रहीम के ही द्वारा कही गई है और यहाँ पे बात भी रहीम की जा रही है, तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आपके 4 नंबर पक्के हो गए, मतलब 5, क्योंकि 5वां ही क्वेश्चन था। ठीक है, आप ऐसे सॉल्व करोगे तो आपका हो जाएगा, आपका समय भी बच जाएगा। वैसे आप ये पूरा पैराग्राफ पढ़ोगे फिर क्वेश्चन को करोगे तो उसमें समय ज्यादा जाएगा। अब आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, यहाँ पे कहा गया है मधुर वचनों और कटु वचनों की समता दी गई है। तो जो मधुर वचन है और कटु वचन, यहाँ से टैग वर्ड उठाइए, जो मधुर वचन है और कटु वचन है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे नीचे ही कहा गया है मधुर वचन है औषधि और कटुक वचन है तीर, कहा गया है।
तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसमें औषधि और तीर के भी बारे में बात की गई। यहाँ पे आपका औषधि है और यहाँ पे आपका तीर बात कही गई है। तो आप यहाँ से उठाइए जो औषधि है और यहाँ से आपका जो तीर, यानी आपका पहले ही ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, आप इसको टिक कर सकते हैं, आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। वैसे आप पूरा पैराग्राफ फिर से पढ़ोगे, मतलब क्वेश्चन को पढ़िए, उसमें टैग वर्ड ढूंढिए कि एटलीस्ट क्वेश्चन किस बारे में कह रहा है। इसमें कहा जा रहा है जो मधुर वचन है, कटु वचन है, उसके बारे में बात की जा रही है। तो जो मधुर वचन है यहाँ पे आपको मिला देखने को, और कटु वचन यहाँ पे आपको देखने को मिला। तो जहां पे मधुर वचन है, कटु वचन, उसी के आगे या पीछे आपको क्वेश्चन का आंसर देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो आपका यहाँ से भी ये ऑप्शन सही हो गया, आप एक को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा, यहाँ पे कहा गया है, और एक मैं बात बता दूं कि जो आपका पैराग्राफ होता है उसी से रिलेटेड ग्रामर के 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आप लोग ग्रामर के चक्कर में मत पड़ जाइएगा कि ग्रामर पढ़ लेते हैं, ग्रामर पढ़ लेते हैं, क्योंकि ग्रामर अगर पढ़ने बैठोगे तो आपको बहुत, अगर फास्ट में अगर आप देखोगे तब भी आपका मतलब मिनिमम 10 दिन चले जाएंगे। तो वही 10 दिन आप पैराग्राफ को अच्छे से एनालिसिस कर लीजिए, तो आपका टाइम भी बच जाएगा, आपको मैनेज करना भी आ जाएगा, क्वेश्चन को डील करना भी आ जाएगा। और ग्रामर आती है जो 1-2 क्वेश्चन आते हैं तो आपके पैराग्राफ से ही रिलेटेड होते हैं, तो आप इतनी मतलब कॉमन सेंस आ जाता है, इतना कॉमन सेंस होता भी है व्यक्ति में कि वो पैराग्राफ मतलब जो ग्रामर के क्वेश्चन होते हैं बहुत हल्के होते हैं, नॉर्मल, तो वो आप अच्छे से कर लोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो आप लोग ग्रामर के पीछे मत पड़िएगा, ठीक, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मीठी वाणी बोलने वाले का समाज में क्या होता है? अब आपको देखना है, इसमें कहा गया मीठी वाणी मतलब वाणी बोलने वाले को समाज में, तो पहला है अनादर होता है, कष्टप्रद जीवन होता है, या फिर आदर होता है, या फिर बहिष्कृत होता है। तो यहाँ पे कहा गया है मधुर वचन बोलने वाले को समाज में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं समाज में कहाँ, मतलब समाज में बात कही गई है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं टैग वर्ड दिया है समाज। तो आप देख सकते हैं लिखा है मधुर बोलने वालों को समाज में बहुत आदर होता है, बात कही गई है। अब आप क्वेश्चन पे फटाक से चलिए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा गया है आदर होता है। आपने यहाँ से क्या उठाया? समाज, मतलब पूरे आप क्वेश्चन को भी टैग वर्ड में ले सकते हैं, या फिर मेन वर्ड देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे कहा गया था बोलने वाले को समाज, 2 उठा लेते, आप इसके अराउंड भी लगा सकते थे, लेकिन आपने समाज को भी उठाया, तब भी आपने देख लिया कि समाज में उसका क्या होता है? आदर होता है। तो यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आपका एक नंबर कहीं नहीं गया, समय भी बचा, आपने क्वेश्चन को भी अच्छे से कर लिया, और आपका 1 नंबर भी मिल गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन है ये रहा अगला। अगला जो क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें कहा गया व्यापक का अर्थ है। ठीक है, इसमें जो कहा गया है व्यापक का अर्थ है, तो जो व्यापक है यहाँ पे लिखा हुआ है, व्यापक लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो कहा गया मीठी वाणी का प्रभाव बहुत व्यापक होता है। तो व्यापक जो है, मैंने अभी आपको बताया था लास्ट में दो ऐसे दो दो मतलब 1-2 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो ग्रामर से होंगे, बाकी नॉर्मल होंगे। तो व्यापक का मतलब भी होता है विस्तृत होता है। अच्छा तो होगा नहीं व्यापक का मतलब, क्योंकि व्यापक का मतलब विशाल होता है। बहुत अच्छा भी नहीं होगा, समृद्ध भी नहीं हो सकता, लेकिन आपका विस्तृत हो सकता है। तो आप विस्तृत को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। आपका ये भी क्वेश्चन एक अच्छे से डील हो गया, आपका ये भी नंबर 1 पक्का हो गया। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे लिखा गया मधुर जो है, मधुर का विलोम शब्द गद्यांश में आया हुआ है। तो अभी आपको जब ऊपर लाइन में आपने पढ़ा था मधुर वचन है औषधि और कटुक वचन है तीर, यानी जो मतलब मधुर वचन है वो अमृत है, और कटु वचन जो है विष के समान कहा गया है। तो जो पैराग्राफ है उसमें गद्यांश के अनुसार इसमें विलोम शब्द क्या होगा? तो पहला है मीठी, तो मीठी आपका मधुर के अंतर्गत आ जाएगा, कटु मृदुल या फिर अनमोल। तो इसमें जो आपका सही हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मधुर का जो है यहाँ पे बात की गई है अमृत है, लेकिन वहीं पे कटु की बात कही गई, विष बात की गई है। तो इसमें आपका कहा गया गद्यांश में कौन सा है? तो इसमें आपका कटुवचन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मधुर और यहाँ पे कटु है, इसका विलोम हो जाएगा गद्यांश के अनुसार। आप टिक कर सकते हैं। मतलब टैग वर्ड आपने क्या उठाया? मधुर, मधुर उठाया, फिर आपने देखा किस बारे में है, आपने ढूंढा पैराग्राफ। मतलब पैराग्राफ में मतलब क्वेश्चन में जो टैग वर्ड आप उठाओगे तो उसी के आगे मतलब उसी के आगे आपको उसका आंसर देखने को मिल जाएगा, या उसी के
आगे या पीछे, मतलब आपको पैराग्राफ देखने को, उसका आंसर देखने को मिल जाएगा क्वेश्चन का, जो आप टैग वर्ड उठाओगे। तो आप लोग क्वेश्चन को पढ़िएगा पहले, फिर उसमें टैग वर्ड उठाइए, फिर आप पैराग्राफ पे ढूंढिए, उसके आगे पीछे आपको मिल जाएगा। ज्यादा समय बर्बाद नहीं होगा। मैंने ऐसे ही किया, मेरे मतलब आ गए 15 में 15, तो आपके भी आ जाएंगे। थोड़ा सा भरोसा करके ऐसे भी सॉल्व करके आप घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा पहले ऐसे, ठीक है। मैं ये नहीं कहती आप लोग कुछ मतलब सीधे जाके एग्जाम हॉल में ट्राई करिएगा। आप पैराग्राफ कोई भी उठाइए, ऐसे सॉल्व करके एक बार देखिए, आपको बेहतर समझ में आएगा। एक बार नहीं समझ में आएगा दोबारा सब करिए, दोबारा नहीं समझ में आएगा तिबारा करिए, आपको 100% ऐसे ही प्रोसेस समझ आ जाएगा और आप कम समय में अच्छे से कर लोगे। अब चलते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है, अमृत का समानार्थी शब्द नहीं होगा। तो ये आपका, मैंने बोला था ग्रामर से 1-2 क्वेश्चन लास्ट में देखने को मिलेंगे। तो अमृत का समानार्थी शब्द क्या है? अमी भी होता है, सोमरस भी होता है, पीयूष भी होता है, लेकिन हलाहल कोई पॉइंट नहीं है, ये कोई बात नहीं हुई, मतलब ये कोई वर्ड नहीं हुआ अमृत के अनुसार। तो यही इसका समानार्थी शब्द नहीं है। तो ये आप टिक कर सकते हैं। इतना कॉमन सेंस हो जाता है हर व्यक्ति के पास कि अमी, सोमरस, पीयूष ये मतलब अमृत के ही पर्यायवाची हैं। और ये आपका जो हलाहल ये नहीं है, तो आप इस पे टिक कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट में 1-2 आपको मिलेंगे। अब ये आप समझिए कि ये ग्रामर का ही क्वेश्चन है, ये ग्रामर का ही क्वेश्चन है, क्योंकि अमृत की पर्यायवाची और जल की पर्यायवाची, पक्षी की पर्यायवाची सभी ग्रामर का पार्ट है। अगर आप ग्रामर की पर्यायवाची, समानार्थी, विलोम शब्द पढ़ने बैठ जाएंगे तो बहुत हैं, आप पढ़ते ही रह जाओगे जिंदगी भर। लेकिन जो पैराग्राफ में पूछा जाता है ग्रामर से क्वेश्चन, वो आपके पैराग्राफ से ही पूछे जाते हैं। तो जो पैराग्राफ आप सॉल्व करोगे, इतना कॉमन सेंस आ जाएगा कि आप जो ग्रामर के क्वेश्चन होंगे वो अच्छे से कर लोगे। 1-2 नंबर के आते हैं, लास्ट में आपको 1 या 2 देखने को क्वेश्चन मिलते हैं, तो आप कर ले जाओगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप लोग ग्रामर के पीछे मत भागिएगा, ये भी आप लोग बात ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आ जाता है आपका जो है पद्यांश, ठीक, आपका जो पोएम आता है। पोएम से भी आते हैं क्वेश्चन, कभी कभी मतलब 6 या 7 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक। कुल मिला के दोनों मिलाकर के आपके आते हैं 15 नंबर के क्वेश्चन। तो जो आपका ये है काव्यांश, इसको देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो इसको भी आप पहले क्वेश्चन को ही उठाइएगा। कुछ मतलब इसमें ये रहता है, कभी कभी क्वेश्चन को भी देखना पड़ता है, कभी कभी लाइन को, मतलब वो जो आपका काव्यांश दिया होता है वो भी देखना पड़ सकता है। इसको मैं मतलब 100% ये नहीं कह सकती आप क्वेश्चन पे ही जाके सीधे सॉल्व करिए, लेकिन मैं ये कहती हूँ 70% आप इसमें भी क्वेश्चन को देखकर ही सॉल्व करिए। लेकिन गद्यांश को आप 100% क्वेश्चन को ही देख के सॉल्व करिएगा, आपका समय भी बचेगा और आपको क्वेश्चन भी मतलब 100% आपका जो गद्यांश आता है 6 से या 7 नंबर का, वो भी पूरे पूरे आप दे मतलब आपको दे जाएगा। बट उसमें अपना दिमाग मत लगाइएगा कि नहीं अमृत का पर्यायवाची ये होता है, उसका ये होता है, दिन का रात होता है, ये कुछ नहीं। पैराग्राफ जो बोल रहा है आप उसके अकॉर्डिंग जाइएगा, ठीक है। आप चलते हैं इस पे। जो ये क्वेश्चन कहा गया है, कभी किसे छोड़ने की बात कर रहा है, तो कभी किसे छोड़ने की बात कर रहा है? मोह माया को, वैराग को, संसारिक सुख को, या बाहों की शक्ति को। तो जो कभी छोड़ने की जो बात कर रहा है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कहा गया छोड़ बाहों की विवाह संभालो, यानी वैराग को छोड़ने की बात कर रहा है, जो आपका काव्यांश है। तो इसमें आप देख सकते हैं आपको पहले स्टार्टिंग में मिल गया वैराग, क्योंकि वैराग को छोड़ने, इसमें छोड़ने की ही बात कही गई है। तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि छोड़ने की बात कही गई है और उस पैराग्राफ में भी अभी आपने देखा कि इसमें छोड़ने की बात कही गई, तो ये आपका इसमें 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कवि किसके समान जीने को कहता है? जो कवि है किसके समान जीने को कहता है? योगियों के समान, भोगियों के समान, विजयी व्यक्तियों के समान, या फिर है राजाओं के समान। तो किसके समान जीने की बात कही गई है? तो जब इसमें आप पैराग्राफ को पढ़ लोगे, क्योंकि इसमें देखो, चट्टानों की छती से दूध निकालो, है रुकी जहां भी ढाल, सिलाएं तोड़ो, पीयूष चंद्रमा को पकड़ निचोड़ो, चढ़ तुम सैल शिखारों पर स्योम पियो रे, योगी नहीं विजय के दृश्य जियो रे। ये यहाँ पे बात कही गई है कि विजय के दृश्य जियो रे। तो यानी इसमें कहा गया है कि किसके समान जीने की बात कही गई है, वो क्वेश्चन यहीं पे था। विजय के व्यक्तियों के समान आपको जीने की जो कवि है वो बात कर रहा है। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, यानी पैराग्राफ क्योंकि छोटी छोटी लाइनें होती हैं, आप सरसरी निगाहों में भी देख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन को पहले देखिए,
मैं हर बार यही कहती हूँ कि क्वेश्चन को पहले देखिए। अगर आपने पहले क्वेश्चन गए देखने, फिर आए पैराग्राफ है, फिर आप कंफ्यूज हुए, फिर क्वेश्चन पे गए, तो ये नहीं करना है। क्वेश्चन को पहले से अच्छे से देखिए और क्वेश्चन को देखिए कि मतलब जो क्वेश्चन है वो कह किस बारे में रहा है, उसमें टैग वर्ड उठाइए, फिर आप क्वेश्चन पे जाइए, मतलब पैराग्राफ पे जाइए। आपको समय भी बचेगा, आप क्वेश्चन को भी कर लोगे। ठीक, तो इसका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। तो जो अगला क्वेश्चन है इसमें कहा गया भले व्योम फट जाएं का अर्थ है। तो भले व्योम फट जाएं जो इसमें है, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा भले व्योम फट जाएं, मत झुको अनयन पर, भले व्योम फट जाएं, 2 बार नहीं यमराज कंठ धरता है। तो व्योम का मतलब भले व्योम फट जाएं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी मुसीबत का आ जाना, या फिर होगा आसमान 2 टुकड़ों में बट जाना। तो इसमें आपका जो सही हो जाएगा, इसमें 2 ही ऑप्शन सही होगा कि आसमान को 2 टुकड़ों में, यानी व्योम फट जाएं। तो अब इसमें बादल के फटने की बात कही जा रही है, यानी आसमान, तो आसमान 2 टुकड़ों में बट जाए। इसमें आपका 2 ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन। तो जिसमें अगला है जो बिना झुके मुसीबतों का सामना करते हैं वो किसका उपभोग करते हैं। सुखों का करते हैं, दुखों का करते हैं, स्वतंत्रता का करते हैं, या फिर परतंत्रता का करते हैं। जो झुके मुसीबतों का सामना करते हैं, यानी बिना झुके। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं लिखा है मरता है जो एक ही बार मरता है, न तो हुए बिना जो अश्विन घात सहित स्वाधीनता जगत में वही जाति रहती है। तो यानी इसमें ये बात कही गई है कि जो बिना झुके मुसीबतों का सामना करता है वो किसका भोग करता है। तो दुख का तो करेगा नहीं, स्वतंत्रता का भी नहीं करेगा, परतंत्रता किसी के अधीन भी नहीं रहेगा। तो इसमें हो जाएगा सुखों का वो, ठीक है, वो सुखों का उपभोग करता है। तो पैराग्राफ को जब जब आप मतलब काव्यांश सॉल्व करेंगे, तो काव्यांश में क्योंकि उसका अर्थ निकालना पड़ता है ना। जैसे आपने ये लाइन पढ़ी, आपने इसका फिर अर्थ निकाला, तो अर्थ निकालने के चक्कर में मत पड़िएगा। पैराग्राफ वो क्वेश्चन को पढ़िए, फिर क्वेश्चन किस बारे में कह रहा है उसमें फिर थोड़ा सा अपना उसी के आसपास का थोड़ा बहुत अर्थ निकाल के आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। क्योंकि गद्यांश में ये रहता है कि क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया बस, और काव्यांश जो होता है उसका थोड़ा बहुत अर्थ भी, मीनिंग भी निकालनी उसकी पड़ जाती है। ठीक है, तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। इसमें कहा गया प्रस्तुत पद्यांश में कवि क्या प्रेरणा दे रहा है जीवन की रक्षा करने के लिए। ठीक है, या फिर है आपका, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर है अगला, प्रस्तुत पद्यांश में कवि जो है क्या प्रेरणा दे रहा है। तो इसमें जीवन की रक्षा करने के लिए, आन बान की रक्षा करने के लिए, या फिर धन संपत्ति की रक्षा करने के लिए, समाज की रक्षा करने के लिए। तो जो कवि है वो किस बारे में प्रेरणा दे रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कवि जो है, कवि मतलब जो है कह रहा है कि अपनी आन बान की रक्षा करो, मत छोड़ो अपनी आन सीट्स कट जाए। ठीक है, मत झुको अनन पर भले व्योम फट जाए, 2 बार ही यमराज कंठ धरता है, मरता है जो एक ही बार मरता है। तो यहाँ पे जो बात कही जा रही है, अपने आन और बान की रक्षा करने के लिए बात कही जा रही है, मतलब वो अपने अस्तित्व को बचाने की बात की जा रही है, जो आपका काव्यांश है। तो इसमें आपका 2 ऑप्शन हो जाएगा सही, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कहा गया है छोड़ो मत अपनी आन, मतलब अपनी आन बान छोड़ने की। क्योंकि यहाँ पे आपका देख सकते हैं यहाँ पे आन लिखा हुआ है, आपके ऑप्शन में भी लिखा हो, तो आप ऐसे भी टिक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा उसी के अराउंड मिल जाता है। मैं हर बार यही कह रही हूँ क्योंकि उसी के आगे पीछे दे देते हैं उसका आंसर। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है ग्रामर से। यहाँ पे कहा गया है अनन का अर्थ नहीं होगा। ठीक है, इसमें ये कहा गया है, तो इसमें जो आए अमंगल हो गया, फिर अनहित होगा, फिर अनाय हो गया, फिर शत्रु होगा। तो इसमें नहीं की बात कही गई, यानी आपका अनहित हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में 1-2 मतलब ग्रामर के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जैसे कि ये आपका है, तो ये आपका ग्रामर का ही है। ठीक है, लेकिन देखो मैंने बोला पैराग्राफ से, तो यानी पैराग्राफ यदि यहाँ पे अनर है, अनय है, और यहाँ पे भी आपका अनय देखने को मिला, तो यानी ग्रामर पढ़ने से कोई फायदा है आपका नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन जब पूछेगा पैराग्राफ से ही,
ग्रामर भी अगर क्वेश्चन 1-2 पूछ रहा है तो भी पैराग्राफ से ही पूछ रहा है, तो ग्रामर पढ़ने से कोई पॉइंट नहीं बनता है सीटेड में। आप सुपर टेट की, यूपी टेट की तैयारी करो तो आप ग्रामर पढ़ सकते हो, क्योंकि इसमें आती भी है 10-10 नंबर की। हिंदी आती है 10 नंबर की, उसमें ग्रामर भी पूछी जाती है जो आपका सुपर टेट है, और आपका यूपी टेट में भी पूछा जाता है। लेकिन जो आपका सीटेड है उसमें नहीं पूछी जाती है जो आपकी ग्रामर है, सिर्फ 1-2 क्वेश्चन आते हैं, वो आपके पैराग्राफ से ही आते हैं। तो आप लोग ऐसे सॉल्व करिएगा। मैंने ऐसे ही सॉल्व करके 50 में 50 मतलब 15 में 15 मेरे आए हुए हैं, तो आपके भी आ सकते हैं। आप लोग ऐसे ही सॉल्व करके देखिएगा। आप लोग घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं ये नहीं कहती सीधे एग्जाम हॉल में जाइए वहीं पे ट्राई करिए। आप लोग घर पे ट्राई करिए, एक बार करिए, दोबारा फिर से करिए, आपको तिबारा करिए, आपको ऐसे ही मेथड समझ में आ जाएगा। आप पैराग्राफ पढ़ोगे, फिर क्वेश्चन पे जाओगे, फिर क्वेश्चन को पढ़ोगे, फिर पैराग्राफ पे जाओगे, तो आप घूमते ही रह जाओगे। पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, उसमें टैग वर्ड ढूंढिए, कौन है, कौन सा टैग वर्ड है, ठीक है, उसको उठाइए। फिर आप पैराग्राफ में जाइए, उसके आगे की लाइन पढ़िए, उसके पीछे की लाइन पढ़ लीजिए। आगे ही पीछे आपको देखने को उसके मिल जाएगा जो आंसर है। तो आप लोग ऐसे ही ट्राई करिएगा। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही सॉल्व करिएगा, आपको 100% समझ आएगा। अगर चैनल पर पहली बार है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली शाम 4 बजे आपको यहाँ पे वीडियो मिलती है जो आपकी एनसीईआरटी पे आधारित होती हैं सीटेड में। बाकी टीचिंग से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो आपको यहाँ से प्रोवाइड की जाती है, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट टाइम में अपना सीटेड क्लियर किया, वैसे ही मैं सारी डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ, कौन कौन सा प्रोसेस मैंने अपनाया जो मेरा फर्स्ट टाइम में सीटेड क्लियर हो गया, आपका भी हो जाएगा। आप सभी को भी पता होगा कि जैसे सीटेड है वो आप क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपका बीपीएससी जो अभी अगस्त में वैकेंसी देखने को मिलेंगी 50,000, उसकी बात की जा रही है अगस्त के लास्ट वीक में आपको वैकेंसी मिलेंगी, और उसके पहले आपका मतलब वो सीटेड भी आएगा, मतलब अगस्त के स्टार्टिंग में आपको देखने को मिलेगा। जो आपका अभी जनवरी में एग्जाम होगा, फिर आपको अभी अगस्त में भी सीटेड देखने को मिलेगा जो कि अगस्त के फर्स्ट वीक में ही होगा, और जो बीपीएससी की वैकेंसी आएंगी वो अगस्त के लास्ट वीक में आएंगी। तो आपका सीटेड क्लियर होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने सीटेड क्लियर नहीं किया तो आप कहीं भी टीचिंग एग्जाम में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं। अगर जुड़ना चाहें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली शाम 4 बजे यहाँ पे वीडियो मिलती रहेंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिएगा। अगर कोई भी मतलब मेरे डिसीजन मतलब डिस्कस करने में अगर आपको कोई भी लगता है कि हाँ ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं इसका ज़रूर रिप्लाई करूंगी। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।